प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले एडहॉक जजेस मामला, सुप्रीम कोर्ट बट गई, हुकूमती कोशिशों को धचका, 2 जजेस ने इनकार कर दिया, पीटीआई की शदीद मुखालफत, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जाने का इंदिया दे दिया, वकला भी हमायत और मुखालफत में तकसीम हो गए। माजी में किस किस दौर में एडहॉक जजेस लगते रहे, अहम डिटेल्स आपके साथ इस हवाले से शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में इमरजेंसी के निफाज का इंदिया देकर तहलका मचा दिया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से ऑडिट की बाज़गश्त, हुकूमत कौन सा बड़ा कदम उठा सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का मामला, हुकूमत फंस गई, इलेक्शन कमीशन का अमल दरामद इजलास बेनतीजा खत्म, कोई फैसला ना हो सका। और इसके अलावा शामिल करेंगे ओमान मस्जिद में धमाका, 4 पाकिस्तानियों समेत 9 अफराद जाँ बहक, हमलावर भी मारे गए, हमले का असल टारगेट कौन, आर्मी चीफ के अहम दौरे ओमान में क्या मामला डिस्कस हुए, पाक ओमान दोस्ताना ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर ओमान में रिहाइश पजीर अहम पाकिस्तानी शख्सियत अमीर हमजा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का इंदिया दे दिया। डेमोक्रेट्स की जानिब से अमेरिकी सदर जो बाइडेन पर इलेक्शन से दस्तबरदार होने का दबाव, डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में जीत के बाद सऊदी अरब की बड़ी हिमायत का ऐलान कर दिया। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक जज सीनियर कानूनदान शाखावर साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इट इज़ ऑलवेज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू इन द शो। ये बताइए, ये जो तनाज़ा इस वक्त हमने देखा है खड़ा हो चुका है एडहॉक जजेस को लेकर, ये क्यों इतना ज़्यादा मुतनाज़ा हो गया है ये मामला? ये एक प्रैक्टिस क्या यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है? इस कानून में कोई मसला है? वही जजेस हैं, उनको क्या मसला है बतौर एडहॉक जजेस तैनात होने में? और बार्स तकसीम हो गई इस मामले पर, ये क्यों हो रहा है सब कुछ? देखिए रबिया, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त जो एक सियासी तनाव का माहौल बना हुआ है उसका शिकार तमाम इदारे हैं और वो आला अदलिया भी जो है वो उससे जो है वो बची हुई नहीं है। तो अब बात ये है कि अब हर चीज को अगर किसी ने भी कोई कदम उठाया है, चाहे वो नेक नियति से भी हो, उसको भी शख्स की निगाह से देखा जाता है और सियासी नजर से देखा जाता है। ये जो एडहॉक जजेस का जो मामला है ये बिल्कुल आइन का आर्टिकल 182 है, उसमें ये प्रोवाइडेड है कि अगर कोरम को पूरा करने के लिए अगर ऐसी जरूरत महसूस हो या कोई और ऐसी वजह हो जिसके तहत एक एडिशनल जजेस का रखना जरूरी है, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐसा इख्तियार रखता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मशवरे से जो है वो एडहॉक जजेस रख सकते हैं। और एडहॉक जजेस जो बनाए जा सकते हैं उनके 2 किस्म के जजेस हैं। एक तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं जिनको रिटायर हुए 3 साल तक पूरे नहीं हुए, और दूसरा ये है कि वो हाई कोर्ट के जज साहिबान जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अहलियत रखते हैं, तो वो भी उनको भी एज ए एडहॉक जज एक खास मुअय्यना मुद्दत के लिए रखा जा सकता है। तो अब ये जो 4 जज साहिबान प्रपोज हुए उसमें से 2 जज साहिबान ने जो है वो उससे जो है डिक्लाइन कर दी ऑफर, उन्होंने रीजंस भी दी। अब मसला ये है कि अब भी ये 2 जज साहिबान जो रह गए हैं, एक सरदार तारिक मसूद हैं और जस्टिस मियां खैर साहब हैं, तो ये अभी रिसेंट पास्ट में ही रिटायर हुए हैं। और ये दोनों जज साहिबान जो हैं ये फौजदारी मुकदमात की बड़ी महारत रखते हैं। खासतौर पर जस्टिस तारिक मसूद कुछ अर्सा पहले रिटायर हुए और वो एक बेंच जो है वो हेड करते थे जिसमें वो बड़ी सूरत के साथ जितने भी पेंडिंग हमारे क्रिमिनल मैटर्स हैं, मर्डर केसेस और उसके अलावा जितने भी क्रिमिनल हार्ड कोर केसेस हैं, उनकी वो बड़ी तेजी से समाअत करते थे। और सिर्फ तेजी से समाअत ही नहीं करते थे बल्कि वो इंसाफ भी करते थे। तो उनके जाने से एक खला पैदा हो गया था कि फौजदारी मुकदमात का कोई बेंच ऐसा नहीं है जो कि प्योरली इन चीजों को डील करे। तो उसकी जरूरत जो है ये पहले से महसूस हो रही थी। तो हम 2 महीने पहले हमें ये गूंज सुनाई दे रही थी कि उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप बतौर एडहॉक जज आए कुछ अरसे के लिए और वो जो मुकदमात जो पेंडिंग पड़े हुए हैं फौजदारी उनको जो है खत्म किया जाए। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये आइन में मौजूद है इसकी प्रोविजन और इसकी जरूरत भी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये ऐसे वक्त में ये प्रपोजल आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने
कि इस वक्त एक पोलराइज माहौल है, एक वाज़ेह डिवीजन जो है वो अदलिया में भी नजर आ रही है, और उसमें जो जज साहिबान प्रपोज किए गए हैं उनको भी उसी नजर से देखा जा रहा है। हालांकि मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये इसकी जरूरत पहले भी थी, अभी भी है। अगर फर्ज करें, अगर अभी ना भी करें, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर सैयद मंसूर अली शाह भी अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान टेक ओवर करते हैं तो उनको भी सबसे पहले ये काम करना चाहिए। वो सिर्फ 4 नहीं बल्कि 8-10 एडहॉक जजेस उनको बनाने चाहिए, ताकि 58,000 से ज्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है, और इस वक्त हजारों की तादाद में क्रिमिनल अपीलें पेंडिंग है, उसमें सजाए मौत के कैदी हैं जो अपने फेट का इंतजार कर रहे हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर चीज को सियासी नजर से नहीं देखना चाहिए, अपने सियासी मफादात के ऐनक से नहीं देखना चाहिए, उसको ओवरऑल देखें कि उसका लोगों को और इस मुल्क के अवाम को क्या फायदा है। अच्छा शाह खबर साहब, आपने बड़ी डिटेल से इसको बताया और आपने जिस तरह से ये पर्सपेक्टिव रखा है कि इट्स अ यूजुअल प्रैक्टिस, नीड बेस्ड प्रैक्टिस है, और जितना जो एक स्पीड अप करने के लिए जुडिशल सिस्टम को ये ज़रूरत है इस वक्त के एडहॉक जजेस तैनात किए जाएं, बट ये सारी चीज़ें हम लोग अगर नहीं समझ पा रहे तो जो जजेस हैं वो तो बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ रहे हैं कि ये एक नीड बेस्ड चीज़ है, फिर उनकी एप्रीहेंशंस क्या हैं, वो क्यों पीछे हट रहे हैं ये जिम्मेदारी लेने से? देखिए, बात ये है कि ये जो जज साहिबान है, मुशीर आजम साहब और बाकर साहब जो हैं, ये बड़े क्रेडिबिलिटी और बड़े इंटेग्रिटी वाले लॉयर्स हैं, जजेस रहे हैं, और इसी तरह सरदार तारिक मसूद और मियां खेल साहब भी। अब उन्होंने जो है वो उसको जेन्युइनली अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन किया है, और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया, मकबूल बाकर साहब ने भी, कि ये बिल्कुल आईनी तकाजा है और ये होने चाहिए। उन्होंने इसकी अहमियत को जो है वो तस्लीम किया है, लेकिन उन्होंने जाती वजूहात की बुनियाद पर इस ऑफर को कबूल नहीं किया। तो अब जो 2 जज हज़रात इसको कबूल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसको एक वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम के लिए उसको करना चाहिए। बल्कि मैंने आज जब ये आजम वजीर तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको एक नोट भेजा, वॉइस नोट, जिसमें मैंने उनको कहा कि आप इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक एडिशनल जजेस पे वो महदूद न करें, बल्कि आप ये भी ऐलान करें कि हम हाई कोर्ट्स में भी जो है वो एडिशनल जजेस एक मुय्यना मुद्दत के लिए अपॉइंट करेंगे, गो के उनकी तादाद अगर पूरी भी है ऑफिशियल स्ट्रेंथ, क्योंकि उसका भी आइन में एक प्रोविजन मौजूद है कि आप सूबाई हाई कोर्ट्स में भी इतने जजेस एडिशनल अपॉइंट कर सकते हैं जितनी आपको जरूरत है। तो मैंने उनको कहा कि आप उधर भी 2-2, 3-3 साल के लिए बनाएं, क्योंकि जो फौजदारी और दीवानी और हमारे टैक्स मैटर्स साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो जो एडिशनल जजेस हैं उनको असाइन करें ताकि वो पिछला बैकलॉग क्लियर करें। तो इसकी जरूरत तो है, और मैं नहीं समझता कि इस पर इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करनी चाहिए और इसको एक शक की नजर से देखा जाए। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जो बातें आपको समझ आ रही हैं सर, जो आपने बताई भी हैं, खुद आप जज रहे हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक टॉप के वकील भी हैं, आपने बहुत सारी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, तो ये बार काउंसिल को ये बात नहीं समझ आ रही कि आपने बताया कि ये 58,000 केसेस हैं, और तारिक मसूद साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट वो जजेस हैं जो आम लोगों को केसेस जो आम लोगों के आते हैं ना फौजदारी के, वो सुनते हैं। तो 58,000 केसेस हैं सर, जजेस हैं नहीं, तो ये बार के लोग जो हैं जिन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए हैं, जिन्होंने मुखालफत की है, यहाँ तो हर वक्त सियासी केस लगे रहते हैं सर। मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के कोई हालिया दिनों में हाई कोर्ट में किसी आम लोगों के आम चीज़ों के कोई केसेस की डिटेल सुनी हो। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में तो हर वक्त सियासी केस चल रहे हैं। अगर वो कोई उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि जनाब कि ये जजेस जो हैं इनको ना लाएं कोई इसमें। तो ये जब कोई कुछ जज आके लगता है दोबारा रिहायर होता है तो तनख्वाह उसको वही मिलती है जो ऑलरेडी पेंशन की शक्ल में मिल रही है, या एडिशनल मिलती है, 2 तनख्वाहें और पेंशन मिलता है सर? ये क्या इसका सिस्टम होता है? क्योंकि अभी तो पेंशन वो ले रहे होंगे 10-12 लाख, तो क्या फिर नई तनख्वाह भी मिलती है या उसी में ही उनको काम करते रहते हैं पहले वाली पेंशन पे? रूप साहब, मैं इस बारे में ज्यादा क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि वो फिर तनख्वाह अगर लेंगे तो फिर उस वक्त तक शायद पेंशन उनकी रुक जाए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपने बार काउंसिल्स का जिक्र किया है, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बार काउंसिल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल कर लें आप, सुप्रीम कोर्ट बार, या जो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं, उनको हमेशा एक उनका गैर जानिबदाराना रोल रहा है। गो के उसमें जो लोग इंडिविजुअली है वो अपनी अपनी सियासी वाबस्तियां जरूर रखते हैं, लेकिन एज अ प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि ये एपेक्स बार जो है वो मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, अहम बात कि मेरा मतलब सवाल सर थोड़ा सा ले लें, बड़ी मतलब आपने कहा बात सुन लें आप सर,
अनफॉर्चुनेटली ये भी सियासत ज़दा हो गए हैं, ये भी सियासी तकसीम का शिकार हो मैं गए। यही कहना चाह रहा था उनके जो स्प्लिट रेजोल्यूशन आ रहे हैं कि एक पाकिस्तान बार काउंसिल का ग्रुप जो है वो इन एडिशनल जजेस की तैनाती पे जो है एतराज कर रहा है और दूसरा ग्रुप जो है वो उसको लाउडली सपोर्ट कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि वो जो मैं बार काउंसिल्स का और बार एसोसिएशंस का जो रोल देखता हूँ वो बदकिस्मती से वो नहीं है, वहां पे भी सियासी तकसीम है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसलिए इनका स्प्लिट जो है व्यू पॉइंट है इन जजेस की अपॉइंटमेंट। सर हमेशा से हमने देखा है, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी नो ऑफेंसेस टू बार काउंसिल्स और उनके सरबराहान को, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी ऑब्जेक्टिव रही हूँ। ये तो हमेशा हामिद अली खान साहब का ग्रुप है, ये आसमा साहिबा का ग्रुप है, ये आपस में इन्हीं की चलता रहता। हमने तो ये सुना है कि आसमा जहांगीर साहिबा के ये सपोर्टर हैं सर, उनका ग्रुप जीत गया है, वो कहते नहीं ये हामिद खान साहब का जीत गया है, कभी मुनीर शेख साहब होते थे उनका जीत गया है। ये तो हमेशा से ये डिवीजन रही है सर, पॉलिटिकल बेसिस पे, आइडियोलॉजी पे ये लोग तो डिवाइड रहे हैं। ये कब की बात है सर कि ये कोई ऑब्जेक्टिव रहे हो? ये कम से कम मुझे तो नहीं याद पड़ता। प्लीज करेक्ट मी सर। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार में या पाकिस्तान बार काउंसिल में जिन दो ग्रुप्स का जिक्र किया वो एक जमहूरी तकसीम है। मैं ये नहीं समझता कि वो आइन की हुक्मरानी या कानून की पासदारी के हवाले से उनका मुख्तलिफ हो। ठीक है, वो पोलराइज भी जरूर है, वो भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक दफा आपने देखा होगा जब जस्टिस सजाद अली शाह का जो क्राइसिस आया था और उसमें दो कोर्ट्स बन गई थी, सुप्रीम कोर्ट दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी वाज़ेह तौर पर, उस वक्त बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी और उन्होंने इनके दरमियान आपस में मामलात को पैचअप करने की कोशिश की थी। तो मैं तो बार का किरदार वो देखता हूँ कि वो एक पोलराइज सोसाइटी में अपना किरदार अदा करें गैर जाने सर। वो तो ये भी कहा जाता है कि वो बजाय सर के का हिस्सा बन जाएं, वो कौमी सतह पर बात करें, लोगों को एक टेबल पे लेके आए। और मैं समझता हूँ कि उनसे अच्छा प्लेटफॉर्म और हो नहीं सकता कि इस पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। वो तो कहते हैं जनाब कि वो हुकूमतें जो है जब उन्होंने कोई अपनी फेवर में कोई बयानात दिलवाने हों, कोई कैंपेन चल रही है तो उसको रुकवाना हो, डंप या डिफ्यूज़ करना, तो करोड़ों रुपए की इमदादें भी देते हैं वो इन्हीं को, एसोसिएशंस को, बार्स को। और वो फिर हुकूमत की कोशिश भी होती है कि जो बार के इलेक्शन है, स्पेशल सुप्रीम कोर्ट या आपकी मेन बार्स हैं, लाहौर हो या इस्लामाबाद वगैरह जो भी बाकी हैं चारों, तो कि हमारे बंदे होने चाहिए। वहाँ पे तो बड़ी लॉबिंग होती है, पैसा चलता है, क्लाउड चलता है सर, इसी वजह के लिए कि जनाब कि ये कल को हमें सपोर्ट मिलेगी। यहाँ से अपोजिशन भी कोशिश करती है लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा कोशिश करती है, फंड्स होते हैं, इसके पास पैसा होता है सर। बिल्कुल रोफ साहब, मैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल आपकी बात को कंट्राडिक्ट नहीं करूंगा सर। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है क्योंकि अब बार के जो इलेक्शंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, पाकिस्तान बार काउंसिल का, इवन हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन जो हैं ये अब करोड़ों अरबों में चले गए हैं। और वो भी आपकी बात दुरुस्त है कि हमने देखा है कि कई जगहों पे बाकायदा वो जो लैंड माफियाज हैं वो तक उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं इसी चीज की तो निशानदेही कर रहा हूँ कि ये वाहिद ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जो कि एक कौमी रोल अदा कर सकते थे। तो मैं उसी की वजह जो है वो अपने इन बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के ऊपर मैं तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ और आपके ख्यालात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। अच्छा सर, इनका किरदार जो है अबाव बोर्ड होना चाहिए, ऐसा यूं लगता है खरीदार इतने पहले पावरफुल भी नहीं थे कि हम कहें जी पहले बड़ी रोजी पिक्चर थी, आपको डिक्लाइन आ गया है, आपकी भी उम्र या हमारी भी इसी दश की स्याही में गुजरी है कि सर कोई इदारा बच नहीं गया इस मुल्क में जिसमें कोई एतबार रहा हो, छोटा सा कोई बंदा बच गया हो। मतलब पहले पार्लियामेंट फारिग हुई, वहाँ से कौमी असम्बली, सेनेट, वो इनफेक्टिव हुए, फिर कैबिनेट की कोई हैसियत ना रही, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कोई हैसियत नहीं रही, अब इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई छोटा मोटा कोई रोब दबदबा होता था वो नहीं रहा, एस्टेब्लिशमेंट का भी ऐसे हमने देखा है वो भी बुरे तरीके से एक्सपोज हुए, उनका भी वो बात नहीं रही जो उनकी कोई अगर उसमें होती थी किसी दौर में। तो बाकी बच क्या गया है सर? जो बंदे की अपॉइंटमेंट होने लगती है कोई ना कोई उस पर एतराज़ ठोक देता है। वो जरदारी साहब के अपने होते थे, नवाज शरीफ साहब के अपने एतराज़ात थे, इमरान खान साहब, तो क्या करें सर? फिर फ्री फॉर ऑल कर दें? ये तो कोई किसी की बात ही नहीं सुनता, कोई बंदा अपॉइंट करें। आपको याद होगा तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को लगा रहे थे साबिक़ चीफ जस्टिस साहब, उन पे भी अगर मीडिया कंपेन शुरू होगी वो बेचारे इज्जत के मारे बचा के वो साइड पे होगा। मैं अभी भी कहता हूँ ये जो दो जजेस साहबान इन्होंने भी अपनी इज्जत बचाई, अभी हम क्यों दोबारा जाएं और दोबारा हमारे में बम्बारमेंट और रेजोल्यूशन हो, तो क्या तो फिर कैसे चलेगा सर? एवरीबॉडी इज डाउटफुल, ये तो हर बंदे पे शक होता है सर, कोई एक बंदे नहीं बच गया। बात ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो भी इदारों में आने से घबराते इसलिए हैं कि वो उनके खिलाफ जो ट्रोलिंग होती है और उनका
जो ऐसे लोग जो कि शायद उनकी किसी इकदाम से जो है विक्टिमाइज या मतलब मुतासर हो सकते हों, तो वो फिर उनको आने से पहले ही उनकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। तो इस मुआशरे में जो तकसीम शुदा मुआशरा है, जिसमें नफरतें बढ़ गई हैं, तकसीम ज्यादा हो गई है, उसमें कोई भी शरीफ आदमी जो है वो अपना कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को फिर भी चैलेंज कबूल करना चाहिए, वो आए और अब माशरे को ठीक करें। इस घुटन ज़्यादा माशरे को जो है वो इसी तरह दुरुस्त किया जा सकता है कि आप किसी की तनकीद को खातर में लाए बगैर आए और अपना किरदार। जस्ट माई वाइल्ड इमेजिनेशन, वाइल्ड मैं कह रहा हूँ सर, ये पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी जब इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ज़्यादा एक्टिव थी ये ना सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात होती थी कि जनाब एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट बना दें, एक नॉर्मल से सुप्रीम कोर्ट। अब समझते नहीं है कि हर केस अब ये सुप्रीम कोर्ट में तो सियासी मतलब केसेस लग रहे हैं सर, सुबह शाम यही हो रहा है। वो आपकी सुबाई आपकी वो हूँ या आपकी या सुप्रीम कोर्ट हो, तो दो सुप्रीम कोर्ट ना बना दें सर, एक सियासी सुप्रीम कोर्ट हो जो उनके केसेस देखे सारे सियासी, एक इन बेचारों के जो आपने 58,000 केसेस बताए हैं आम लोगों को जिनका पता ही किसी को जिक्र ही कोई नहीं जानता, तो ये तो दो सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। पहले आ चुकी है ना, इसलिए इसको दोबारा मैं कर रहा हूँ जो सारा दिन सियासत को सुने। अब एक तो मतलब ये तो इसको सुप्रीम कोर्ट के हम देख रहे हैं सर, इसको सियासी वो हर वक्त इसको सियासी इसके बाद केसेस लगे हुए हैं, कोई कौम भी नहीं सुनना चाहती तो लोग भी नहीं सुनना चाहते सर। आप इस हक में हैं कि दो सुप्रीम कोर्ट हों सर, एक आम आदमी के केसेस। मैं रोम साहब मैं एक आपकी चीज की तारीफ करता हूँ। देखिए आप अमेरिका को देखें, उसकी 52 रियासतें हैं सर, उन 52 रियासतों की अपनी हाई कोर्ट्स है और अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट भी है। वो उनके जितने भी फौजदारी, दीवानी, कमर्शियल, जितने भी टैक्स मैटर जितने भी होते हैं, वो उस रियासत में उसकी सुप्रीम कोर्ट उसको तय कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है यूएसए की, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखती है। मैं कहता हूं कि इस बात की जरूरत है, क्योंकि ये जो हमारा आम तबका है, जो अवाम है, जो कि रिगर्स ऑफ ट्रायल में पिछे रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचते पहुंचते तीन उनकी नस्लें जो हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हर हाई कोर्ट के ऊपर हर सूबे में अपनी सुप्रीम कोर्ट हो, वो फौजदारी, दीवानी, कमर्शियल और जितनी भी सिविल नौयत के जो मुकदमात हैं या फौजदारी, उन सब का वहां पे वो खत्म हो जाए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आपने रखनी है तो उनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए रख दें कि वो जिस तरह की यूएस की सुप्रीम कोर्ट है। ये बताएं सर, आपको इसमें जुडिशरी को भी ब्लेम करते हैं मादरत के साथ जजेस साहबान की, कि जितनी पोलराइजेशन उनके अपने बेंच में आई है और ओपनली एक दूसरे को बाज़ दफ़ा ज़ाती भी हमले किए जाते हैं, कमेंट्स किए जाते हैं, तो जुडिशरी ने अपनी जो रिस्पेक्ट, डिग्निटी, एक ग्रेंजर थोड़ा सा खौफ, दबदबा, वो उन्होंने खुद भी इसके जिम्मेदार हैं कि पॉलिटिकल बेसिस पे वो तकसीम हुए। अब लोगों को बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फलां बेंच है तो ये फैसला आएगा, वो बेंच है तो वो फैसला आएगा। जब जजेस इतने प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे फिर तनकीद तो आएगी, आवाम तो फिर कहेगी छोड़ें यार कि फलां के साथ हैं, वो कहे फलां के साथ। जुडिशरी ने खुद भी अपने खिलाफ कोई इस तरह का वो काम किया है कि उनके रौब दबदबे में कमी आई है सर। ठीक है, देखिए मैं आपको रूपा एक बात बताऊं, वो ये है कि कोई भी शख्स जो है पाकिस्तानी है, चाहे वो वकील है, चाहे वो आम शहरी है या ब्यूरोक्रेट है या इवन आर्मी का ऑफिसर है या ऑफिशियल है, हर एक की सियासी वापसी लाजमी होती है और होनी भी चाहिए। वो वोट देते हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी वोट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी वोट देते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब वो एलिवेट होते हैं एज जज, चाहे वो हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, वो आइन में दिए गए एक हलफ के ऊपर जो हलफ उठाते हैं, वो सॉलम अफर्मेशन करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं अपने फराइज की अंजामदही में किसी किस्म की सियासी रग़बत, अनाज, जाति पसंद नापसंद को आड़े नहीं आने दूंगा। मेरा ख्याल ये है कि हमारे सुपीरियर जुडिशरी के जजेस भी और हमारे तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदेदार जो कि हलफ लेते हैं, अगर वो अपने हलफ को समझ लें और उसकी पासदारी कर लें, तो ये जो मसाइल आप गिनवा रहे हैं, ये कोई भी हमें जो है उसका। अच्छा, लास्टली सर आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आसमा ये शिराजी साहबा के शो में, कि अगले 10-12 दिन बड़े क्रिटिकल हैं, कोई एमरजेंसी का हिंट किया है, कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं।
एमरजेंसी की क्या आपका ख्याल है, कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर क्या लीगल इसकी प्रोविजन है? हुकूमत के पास इख्तियारात हैं कि अपनी हुकूमत होते हुए वो एमरजेंसी लगे? पिछली एमरजेंसी लगी थी तो आपको याद है कि पीसीए को तहत वो जजेस को फारिग किया गया और फिर बड़ी कंट्रोवर्सी। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की बातें करके वो ये कुछ जुडिशरी को मैसेज दे रहे हैं कि वहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकती हैं और जजेस को हटाया जा सकता है जो उनका ख्याल है उनके मुताबिक फैसले नहीं दे रहे? देखिए, इमरजेंसी की प्रोविजन मौजूद है आईन पाकिस्तान में, और इमरजेंसी का निफाज जो है वो इतना आसान नहीं रहा। वो खास तौर पे दो जो तरमीम हुई थी, 18वीं तरमीम, उसमें जो है उसको काफी ज्यादा लिमिटेड कर दिया गया। इमरजेंसी सदर मुमलिकत जरूर लगा सकते हैं किसी इलाके में या किसी सूबे में, वो उस सूरत में कि जहां पे वो जो सूबाई हुकूमतें हैं वो आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने से फेल हो जाती है, तो वो फिर एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं जो कि 15 दिन के अंदर अंदर उस नोटिफिकेशन के बाद उसको पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में रखा जाता है, और अगर वो उसकी मंजूरी दें तो फिर ये जो है इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है कुछ अर्से के लिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और कंडीशन भी इम्पोज की गई थी 18वीं तरमीम में, वो ये थी कि जिस सूबे में आप इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं उसमें उस सूबे की जो असेंबली है उसकी करारदाद होना जरूरी है कि वो खुद चाहते हैं कि इमरजेंसी नहीं पूरे मुल्क में अगर लगा रहे हो। और क्या इससे जुडिशरी को वो कर सकते हैं जैसे जना मुशर्रफ ने की थी, उन्होंने जजेस को हटाया था 3 नवंबर को? वो वाली जो नवंबर वो जो 2007 वाली जो इमरजेंसी थी उसका तो आइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ओके, वो आप समझ लें कि एक मिनी मार्शल लॉ था, वो तो आइन से जो है वो इनहराफ था, आइन की प्रोविजन नहीं थी। मैं जो बात कर रहा हूँ इमरजेंसी की जो प्रोविजन है वो आइन में जरूर मौजूद है, लेकिन उसका तरीकाकार वो है जो मैं आपको बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम दिया सर, ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ओमान में ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ और बहुत अनफॉर्चुनेट ये वाकया था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वहाँ से मौजूद होंगे वहाँ की बासर शख्सियत है अमीर हमजा साहब, उनका तारुफ भी कराएंगे ब्रेक के बाद। आपके साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं अमीर हमजा साहब स्टूडियो में, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान स्कूल सिस्टम, माहिर मशरिक़ वस्ता हैं और इसके अलावा इंचार्ज बराए एशियन कम्युनिटी हुकूमत ओमान। अस्सलाम वालेकुम अमीर हमजा साहब। अच्छा अमीर हमजा साहब, बहुत शुक्रिया एक तो स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए। और ये जो वाक़या है जिसकी हम बात करें, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। अगर हम ओमान को देखें तो एक मिडल ईस्ट का इंतहाई पुरसकून मुल्क है और वहाँ पर इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं है इस तरह के वाक़यात की। जो ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है इसने किस तरह से रिपल्स क्रिएट किए और इस मिथ को ब्रेक किया? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस इंसिडेंट के हवाले से बात की और मुझे इनवाइट किया। ओमान जो है वो मशरिक़ वस्ता का एक मुस्तहकम और अमन पसंद और महफूज तरीन मुल्क तस्वुर किया जाता है। ये सदियों से ओमान की जो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी, मुआशी तौर पे जो इसका इस्तेहकाम है, जो मजहबी रवादारी है, कई मज़ाहिब और अदियान उसमें रहते हैं, कभी इस तरह का ओमानी सोसाइटी में ये इंसिडेंट नहीं हुआ। ये पहला वाक़या है जिसने मशरिक़ वस्ता को काफ़ी इज़्तिराब का शिकार किया, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक को। ओमान तो अमूमी तौर पे जो ख़ित्ते का जो तनाज़ात का शिकार ममालिक हैं उनकी सालसी के लिए भी मशहूर है, बैकडोर डिप्लोमेसी, खा वो ईरान और सऊदी अरेबिया की हो, ईरान और अमेरिका की हो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है वो भी ओमान ही होस्ट करता है। और आइकन ऑफ पीस मशरिक़ वस्ता का उसको एक कहा जाता है कि ये आलमी अमन का अलंबरदार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 4 से 5 पाकिस्तानी शहीद हुए, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 4 पाकिस्तानी थे, और ये बड़ा एक बेहमाना और एक बहुत ही एक जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन इसके मकासद क्या थे? सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी प्रोपेगेंडा किया जाता है, पाकिस्तान के चेहरे को मस्क करके दुनिया को पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। हमले के इब्तिदाई तौर पर तो ये सोशल मीडिया पे, मशरिक़ वस्ता के सोशल मीडिया पे, जहाँ पर कुछ ऐसे ममालिक के माहिरीन बैठे हैं जो अरबी के माहिर हैं, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तानी इसमें मुलव्विस है।
तो लेकिन जब आज हुकूमत ओमान की रिपोर्ट आई उसमें पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं थे, वो ओमान के ही 3 भाई थे जिनको एक ऐसी तंजीम है जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने उस हमले की ज़िम्मेदारी को कबूल किया। और ये हमला मेरे ख़्याल से जो ओमान है उसका ख़ास तौर पे पिछले 2-3 सालों में आलमी जो सियासत है उसका मंजरनामे पे ओमान का एक अहम किरदार सामने आ रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ़लस्तीन को लेके जितने भी खलीजी ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता के जितने भी ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि सख्त तरीन मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के या फ़लस्तीनियों की हमायत में हुकूमती और मजहबी तौर पर हुकूमती लेवल पे उनके अवाम की तरफ से वो ओमान ने अपनाया। तो मेरे ख़्याल से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है ओमान के लिए। ओमान को अभी काफ़ी मुहाज़ों पर चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। एक उसके बॉर्डर पे यमन भी है, और यमन में आपको पता है कि जो पिछले 6-7 साल से एक तनाज़ा चला आ रहा है, और इसी तरीके से जो दीगर खलीजी ममालिक के साथ मसाइल चल रहे हैं ईरान के, तो उसमें ये काफ़ी चीज़ें, चूँकि ओमान उसमें एक सालसी का किरदार अदा करता है और पूरी दुनिया की इस पे नज़र है। आप देखें कि एक ही इंसिडेंट, एक वाक़े के बाद पूरी इंटरनेशनल जो मीडिया था उसका फोकस ओमान पे हो गया। तो उसमें इनके तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की काफ़ी कोशिश की गई है, जो मेरे ख़्याल से मुमकिन नहीं है। ओमान का मुआशरा ना ओमान के लोग बिल्कुल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। बड़ी तफसील से आपने पूरा बैकग्राउंड और चीज़ें बताई। ओमान मतलब है मत से मिडल ईस्ट में जो मुझे कंट्रीज़ अच्छे लगते हैं, ओमान उनमें टॉप पे है। मस्कत हो, लोग बड़े पीसफुल हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, एरोगेंट नहीं है। इट्स ए ब्यूटीफुल कंट्री मत से। जी। तो अब वहाँ पे तो ये कल्चर ही नहीं था इस तरह के टेररिज्म का कभी। हमारे तो ये नॉर्मल सी बात है, हमारे यहाँ तो लोगों ने बेचारे बड़ा भुगता है। तो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस, वहाँ के इदारे, वहाँ की पुलिस या इंटेलिजेंस, वो इसको डील करने के लिए तो वो तैयार नहीं होंगे कि ये जो इशू है आर द इक्विप्ड, या वो फिर कुछ और वो जो ममालिक हैं जो इस चीज़ को जानते हैं उनसे सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, जो अलाइज हैं या दीगर हैं, या उनके अपने पास इतनी होम ग्राउंड, मतलब आप समझते हैं कि उनकी एफिशिएंसी ट्रेनिंग है उनकी। सर ओमान आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो ओमान इन चीज़ों का यूज टू नहीं है, कोई इतने सिक्योरिटी थ्रेट्स कभी नहीं हुए। आपने भी 2 बार विजिट किया, आपने देखा कि उनके जो वज़रा हैं उनके साथ भी सिक्योरिटी नहीं होती। ओमान इज़ कैपेबल इनफ, जो उनका सिक्योरिटी सिस्टम है, इंटेलिजेंस का सिस्टम है, लेकिन जब घर के अंदर ख़राबी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 3 सगे भाई थे और ओमान के अंदर असला लाना, ये एक मोटिव सामने आया है 3 भाइयों का, वही कि जो एक फ़िक्री तौर पर जो फ़िक्री तौर पर नौजवानों को मुनहरिफ किया जाता है, जिसमें फ़िरका वारियत है, दूसरे एतकाद वालों को जो है वो काफिर करार दिया जाता है। ये तो अमूमी चीज़ें हैं जो सारी दुनिया में सामने आ रही हैं, और ये मशरिक़ वस्ता में एक लहर है। सवाल हुई है कि हैंडल कैसे करेंगे इसको, मतलब हाउ ओमान गवर्नमेंट विल हैंडल इट। उसमें सर जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है, जी कॉपरेशन भी है, जो खलीजी ममालिक का ऑलमोस्ट तो कॉपरेशन है ही, लेकिन जो जहाँ से ये चीज़ें आती हैं, जो मेरे ख्याल यमन का बॉर्डर है जहाँ से इजीली ये स्मगल वगैरह हो सकती है चीज़ें, उस पर मज़ीद कंट्रोल करेंगे। अदरवाइज़ ओमान में तो कोई ऐसा इशू ना है, ना दाखिली तौर पर ना खारजी तौर पर, लेकिन ये एक आलमी तंजीम है। जो कुछ अर्सा पहले, थोड़ा सा और कोई को टाइम थोड़ा है तो हम चाहते हैं ज़्यादा बातें लेंगे। कुछ अर्सा पहले मेरा ख्याल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ओमान गए थे, इट वॉज वेरी रेयर विजिट। आपकी भी मुलाकात जनाब से मुनीर साहब से हुई थी। जी सर। तो क्या उस वक्त कोई, मेरा ख्याल है आप ये मौजूद थे उन मीटिंग्स में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि आप अब ट्रांसलेटर के तौर पर भी बड़े आप इफेक्टिव हैं। अरबिक का बहुत कम लोगों को पता होगा। मैंने तो देखा हुआ है आपको वहाँ पे, अरबी पे आपको बहुत मतलब कमांड है, मतलब नेटिव की तरह बोलते हैं। तो क्या इनका दौरा था, इनका क्या इनके इश्यूज थे? एक गैर रस्मी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। ये उनका बड़ा एक अहम दौरा था। ये उस मौके पर दौरा हुआ जब हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर पे आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर के अंदर इकट्ठा कर रहा था। तो जो सरकारी ज़राए से जब बताया, वहाँ के जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि जब उनकी टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई आर्मी चीफ इमरान साहब की बात, जी इमरान अली चौधरी साहब ने भी इस चीज़ की तायीद की
कि जब उनकी टॉप लीडरशिप से मुलाकात वैसे बड़े अवामी किस्म के एम्बेसडर हैं, अनलाइक उन्होंने दरवाजे खोले हैं जी आम पब्लिक के लिए। अभी जो रिसेंटली ये वाक़या हुआ, उनका नंबर था उन लोगों के पास जो हॉस्टेज थे वहाँ पे, उन्होंने डायरेक्ट उनको कॉल की और वो खुद हॉस्पिटल्स में उसी मौके पर पहुंच गए। मैं उनको फॉलो उनका बड़ा एक्टिव रोल सामने आया। चौधरी इमरान इज़ अ वेरी एक्टिव जी डिप्लोमेट। उनका रोल बड़ा पॉजिटिव था। जो आर्मी चीफ साहब का विज़िट था, जब उनकी टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई तो उन्होंने रिक्वेस्ट की ओमान से कि हम आपसे इस चीज़ की दरख्वास्त करते हैं कि आप उस समिट में ना जाएं, और ग्रेटफुली ओमान ने बड़ा उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और उस जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होने जा रही थी, तो आर्मी चीफ साहब के कहने पे वो ओमान ने उसमें अपनी पार्टिसिपेशन नहीं की सर। मेरे ख्याल ह्यूज स्टेप सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर कि आप वहाँ पे जो कॉमन लोगों के इश्यूज़ हैं, आप जो वहाँ पे इस वक्त ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के स्कूल्स हैं जी सर, मेरे ख्याल 8 से 10 हैं शायद। जी 8 तो कोई 8000 के करीब स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। आप जो उनका बोर्ड है स्कूल का, आप उसके चेयरमैन भी हैं सर। जी इट हैज़ बीन अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। बहुत सारे लोगों की माजी में शिकायतें भी थी, तो अभी भी इसको कैसे मतलब अभी आप वहाँ पे देखते हैं ओमान में पाकिस्तानी कम्युनिटी खुश है, राज़ी है आपसे? जी सर, आपकी जो टीम है, बोर्ड है, जिन्होंने उमूमी तौर पे कहा जाता है जहाँ पे भी पाकिस्तानी ज़्यादातर होते हैं वहाँ पर लेग पुलिंग होती है, एक कॉन्स्पिरेसीज रहती है, हम भी उसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन के साथ साथ आपको मज़ा ही काम करने का सर तब आता है कि आपके चैलेंज बहुत ज़्यादा हों, आपके इर्द गिर्द लोग खींचाताने वाले बहुत ज़्यादा हों, तो आप फिर उस ऐसे मौके पर आप डिलीवर करके दिखाएं। तो पिछले 2.5 साल से आई एम सर्विंग एज द चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो पाकिस्तानी स्कूल्स हैं जिसमें तकरीबन हमारे जो 4 लाख कम्युनिटी वहाँ पर मुकीम है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। 4 लाख पाकिस्तानी जी ओमान में 4 लाख पाकिस्तानी हैं। अनफॉर्चुनेटली ओमान उस तरह पाकिस्तानी हुकूमत के रिडार पे नहीं है जिस तरह दीगर खलीजी ममालिक हैं। ऑल्दो के पीपल टू पीपल कनेक्शंस हैं, बट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेस दैन एक्सपेक्टेड। सबसे करीब तरीन मुल्क होने के बावजूद सियासी तौर पर हम बहुत दूर हैं। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा, मेरी बात दूसरी तरफ जा रही है कि ओमान ने पिछले 5 साल से ऑफिशियल पासपोर्ट्स और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं उनको वीज़ा ऑन अराइवल का MOU दिया हुआ है पाकिस्तानी हुकूमत को, लेकिन पिछले 5 साल से अभी तक हमारी तरफ से उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और ये बड़ा चैलेंजिंग है कि ओमान में 100 ममालिक से ज़्यादा जो नेशनलिटीज़ हैं उनके लिए ऑन अराइवल वीज़ा सिवाय पाकिस्तानियों के, जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। जी डिप्लोमेटिक भी, और क्लियर कर दें, नहीं तो सारे पाकिस्तानी समझेंगे जी कि ग्रीन पासपोर्ट होल्डर के लिए नहीं है, ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर है जो हमारी डिफरेंट क्लास है, जिनके पास डिप्लोमेटिक या सरकारी पासपोर्ट है, ऑफिशियली पासपोर्ट, उनके लिए MOU है। और नेक्स्ट स्टेप पूरा मुल्क चल पड़ेगा सर अगले दिन के वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिल रहा है। वो भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारी हुकूमत उसमें थोड़ी सी, हमारी हुकूमत क्या वजह है? मैं पहले भी जब मैं गया था तो उस वक्त लोगों ने मसला उठाया था, मतलब हमारी हुकूमत क्यों रिलेक्टेड है कि ये क्यों नहीं रखना चाहती ओमान के साथ? हालांकि यहाँ से तो मेरे ख्याल आधे वो क्या कहते हैं घंटे दो की यहाँ से फेरी चल सकती थी, 2 घंटे की फेरी चल सकती है, गवादर जाए। मेरे ख्याल से जो हुकूमत पाकिस्तान के वक्फा लेना है, ब्रेक अगर ले लें उसके बाद इसी सवाल का जवाब लेते हैं। डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमीर हमजा साहब, क्लास साहब ने आपसे ब्रेक से पहले पूछा था कि हुकूमत क्यों नहीं इस तरफ पेशरफ्त करे और क्यों नहीं इन मामलों पाकिस्तान की बात। जैसा कि सर मैंने पहले भी जिक्र किया कि हुकूमत पाकिस्तान को ख़ास तौर पे वजारत ख़ारजा को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं टूवर्ड्स मिडल ईस्ट उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो हमारी हुकूमत के रिडार पे नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम हमेशा देखते हैं कि फ़ाइनेंशियल एड हमें कहाँ से मिलती है। हम ये भूल जाते हैं कि ओमान में हमारे 4 लाख पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट हर साल वो $1 बिलियन रेमिट करते हैं। रेमिटेंस की मद में ओमान इज़ द 3rd या 4th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ ओवरसीज़, कि जहाँ सबसे ज़्यादा आपका ज़र मुबादला आता है। तो एक तो हमारी हुकूमत को भी ये दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि ऐसे ममालिक जिनमें हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी करें, और ख़ास तौर पर जहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बड़े ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है। और ख़ास तौर पे अभी जो रिसेंटली SIFC जो है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का या हमारे इदारों का, जिस पर काफ़ी जो है तेज़ी से काम हो रहा है। नेक्स्ट वीक जो है वो ओमान का हाई लेवल बिज़नेस डेलीगेशन आ रहा है और उनका फोकस है कि गल्फ़ कंट्रीज़ को दोबारा से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार किया जाए।
उसमें अभी वज़ारत ख़ारजा का अहम रोल है, चूँकि हमारे पास पिछले 30 साल से प्लॉट है उस पर तो हम अपनी अभी तक डिप्लोमेटिक इनक्लेव में वहाँ पे हमारी जो एम्बेसी जो जगह अलॉट की है गवर्नमेंट ओमान ने, उस पर तो हम अभी तक अपना सिफारतखाना तकरीबन ऑलमोस्ट 25-30 साल से 25-30 साल से ओमान हुकूमत ने पाकिस्तान की एम्बेसी के लिए प्लाट दिया और डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, और हमने उसको पे अपनी तमीर नहीं बनाया और हमारा रेंट पे लिया, किराए पे लिया। और वहाँ पर भी पार्किंग का इतना इशू होता है कि लोग बेचारे जो दूर दराज से आते हैं तो उनको मसाइल काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो हमारी खारजा पॉलिसी का कुछ इशू है, अगर वो नज़रसानी करें तो गवादर से 1 घंटे की मुसाफत है, अगर फेरी सर्विस ही स्टार्ट कर ले वहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ सकती है और भी बहुत से मौके हैं। ट्रेड बढ़ाई जाए, स्किल्ड लेबर तैयार की जाए, जो पाकिस्तान को जो है ज़र मुबादला की मद में काफ़ी चीज़ें उसमें से बेहतर तो था। लोग तो इसको समझेंगे कि बड़ा अजीब सा सवाल कर रहा हूँ। जब आर्मी चीफ आए थे वहाँ पे जनाब से मुनीर साहब, क्योंकि SIFC को वो भी बैठते हैं सारी चीज़ें, हमारे सियासतदानों को तो इतनी ना दिलचस्पी नहीं है उसमें जो आप बता रहे हैं। तो जब वो मान आए थे तो ये इशू उनके नोटिस में लाने थे, तो शायद वो इस बात को उसमें SIFC में लेकर आते कि जनाब के ये सारे मामला यकीनी तौर पर जो वहाँ के हुकाम हैं उन्होंने ये चीज़ जिक्र की होगी, लेकिन ये जो हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन आ रहा है मिनिस्ट्री कॉमर्स का, इंडस्ट्री का, अब वो उसी कमेटी की इनविटेशन पे आ रहा है। तो जिसमें उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट ओमान की तरफ से सामने आएगी, चूँकि हमारा शुबा जो है वो एजुकेशन सेक्टर है। हम तो उस पर स्कॉलरशिप्स जो है उस पर बात करते हैं, या जो हमारे स्कूल्स हैं, जैसे कि आपने पूछा कि अब स्कूल की बात की, कितने पाकिस्तानी हैं और कितने वहाँ पे ये लोकल ये ओमान के हैं और दीगर मुल्कों के हमारे पास मोर देन बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को आपके वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जो 80% जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और 20 to 25% मोर देन 15 नेशनैलिटीज़। तो ये पिछले 30-35 साल में ये वाहिद बोर्ड है जिसने अपना टेन्योर पूरा किया। अच्छा। और पिछले 10 सालों में जो माली तौर पर मसाइल का शिकार था, वो वही स्कूल्स जो है वो अभी प्रॉफिट में सरप्लस में आए हैं। कितना प्रॉफिट उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तकरीबन यू कैन से कि मोर देन $200,000 सरप्लस में है हमारे स्कूल्स। एजुकेशनल लेवल पे बड़ी मेजर रिफॉर्म्स हुई, एजुकेशनल ऑडिट हुआ, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, और फिर भी लोग सुने वहाँ खुश नहीं है आपसे और लोग नाराज़ हैं आपसे और आपके बोर्ड से। सर जी, जब काम होते हैं तो फिर नाराज़गी भी होती है। जब आप सिफारिश कल्चर ख़त्म करते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, और बल्कि स्कूल्स के साथ साथ तो ये पहला मौका है कि स्कूल्स और सफारत खाना पाकिस्तान दोनों ने मिल के काम किया, जिसमें हमें रिसेंटली 2 एकड़ ओमान गवर्नमेंट ने जगह अलॉट की कि आप अपना 8वां कैंपस बनाएं, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस होगा, और जो पाकिस्तान के लिए बड़े एक फ़ख्र की बात होगी। हमारा जो लाखों रियाल लीज़ की मद में कर्ज़ा था वो भी उन्होंने सफ़ीर पाकिस्तान की जो है रिक्वेस्ट पे उसको वेव ऑफ किया। तो उसी की मद में उसी की मद में उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हर आए रोज़ उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन जी जो सफ़ीर पाकिस्तान है कि स्कूल और उनकी एप्लीकेशन किसको ये भेजी जाती है उनके खिलाफ, कि यही कि इनको ऑफिस में भेजी जाती है, जो एक माफिया टिपिकल किस्म का हर कम्युनिटी में होता है, आप बेहतर समझते हैं, वही उनके खिलाफ हैं, स्कूल के खिलाफ। ठीक है अमीर हमजा साहब, आप बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा जानने को मिल रहा है जो वाकई अनएक्सप्लोर्ड है और जिससे पता होना चाहिए तमाम पाकिस्तानियों को कि किस किस्म के और ख़ास तौर पर डिसीजन मेकर्स हैं, ताकि इन एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर किया जा सके। बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ में आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।